वेलकम टू हरियाली एजुकेशनल हब्स फ्रेंड। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत छायावाद के फोर्थ पिलर महादेवी वर्मा जी को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने पंत प्रसाद निराला जी को देख लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे महादेवी वर्मा जी को। आधुनिक मीरा भी बोलते हैं इनको। महादेवी वर्मा जी देखिए, इनकी काफी वेदनाओं से भरी कहानियां रहती हैं। इनका जन्म देख लेते हैं। जन्म 26 मार्च 1907, मृत्यु 11 सितंबर 1987। इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में। दोनों यूपी में आए, फर्रुखाबाद, और मृत्यु हुई थी इनकी प्रयागराज में, यानी कि इलाहाबाद। ठीक, काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है छायावाद के अंतर्गत। तो जो भी राइटर हैं काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इनकी रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। देखिए, इनकी इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट के बारे में आपको बताता हूं मैं। 1940 में महादेवी वर्मा ने अपनी रचनाओं का संकलन किया था, जिसको यामा नाम से इनने किया था। ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1940 में इनने यामाहा नाम से संकलन किया था अपनी रचनाओं का। यामा नाम से इनने क्या किया था, संकलन किया था। इस यामा में क्या आता है ना, कभी कभी इसका सीक्वेंस पूछ लेता है। यामा अगर देखें तो इसमें निहार ये आया था 1930 में। रश्मि 1932 में। नीरजा 1935 में। ये इनका सीक्वेंस है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक, ये यामाहा में इन तीनों का, जैसे हमने उधर कबीरदास में भी देखा था ना, साकी सबद रमैनी करके, तो यहाँ पर ऐसे इसके निहार रश्मि नीरजा करके हैं। इनको ध्यान रखिएगा। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, यामाहा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ठीक है, 1982 में क्या दिया गया इन्हें, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इस यामाहा के लिए। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया इन्हें। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में सम्मानित होने वाली प्रथम हिंदी महिलाएं थी, हिंदी साहित्यकार थी। प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार, हाँ, प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार। साहित्यकार, ठीक, प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार थी। इन्हें आधुनिक काल की मीरा भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, आधुनिक मीरा, अभी इनकी रचनाएं देखेंगे तो काफी इसमें वेदनाएं देखने को मिलेगी, भक्ति और ये वो करके ना। आधुनिक मीरा भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इनकी रचनाएं कुछ देखते हैं तो इनने चांद नामक महिला पत्रिका का संपादन भी किया था। चांद नामक महिला पत्रिका का संपादन। ठीक है, जैसे वहां हमने रूपाभ देखा था ना, ऐसे इनने महिला पत्रिका का संपादन किया था। चांद नामक महिला पत्रिका का संपादन किया था इनने। ठीक है, संपादन किया था, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, महादेवी जी की जो रचनाएं है ना काफी फेमस है कुछ, जैसे दीपशिखा है, सप्तपर्णा और गिल्लू, काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इनको ध्यान में रखिएगा।
कुछ फेमस रचना यहाँ पर लिखता हूँ, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम रचनाओं को। जैसे दीपशिखा है, बहुत ही बार पूछ दिया है। दीपशिखा हो गया, 1942 में आए। सप्तपर्णा 1960 में। और इनका गिल्लू भी काफी एक फेमस है। गिल्लू एक गिलहरी थी, गिल्लू, ठीक। ये इनकी काफी फेमस है, बार बार पूछे गए हैं, इनको ध्यान में रखना हुआ। इसके बाद हम अन्य रचनाएं भी इनकी देखेंगे, जैसे कि हमारे बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। गिल्लू हो गया, भक्तिन हो गया। भक्तिन इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं हमारे भक्तिन से। भक्तिन को आप लोग रखना ध्यान में। उसमें उनकी एक सेविका होती है, उसको भक्तिन कहा जाता है। इनके अगर कुछ संस्मरण की बात करें तो पहले संस्मरण देख लेते हैं इनके। संस्मरण, संस्मरण, ठीक। अतीत के चलचित्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मृति की रेखाएं, ये तो बहुत ही बार पूछे गए हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पथ के साथ ही मेरा परिवार भी था। इन दोनों को तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको छोड़ना मत। पथ के साथ ही मेरा परिवार, ठीक है, इनको ध्यान में रखना हुआ। इनका एक भक्तिन था, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है भी। ये सेविका होती है इनकी, इसका नाम लक्ष्मी होता है। ये सेविका थी इनकी, इसका नाम लक्ष्मी होता है। इसकी कहानी में ज्यादा अंदर जाना नहीं चाह रहा हूँ। लक्ष्मी होता है, लेकिन वो उसके वास्तविक नाम से मतलब उससे मैच नहीं करता है, तो वो बोलती है कि मैं किस बात की लक्ष्मी सोचती है, तो मतलब लक्ष्मी मतलब धन वैभव से मतलब हुआ ना, तो वहां पर थोड़ा, इसलिए वहां पर ये संस्मरण ने लिखा हुआ है पूरा डिटेल में, उसको अभी हम नहीं जाएंगे, ठीक है। इनके निबंध देख लेते हैं। नयन शोक वाली बात हुई ना, कोई आंख कम देखता है तो फिर उसका नाम नयन शोक वाली बात। अब वो चीजें एग्जाम में आएंगी नहीं, तो इसलिए मैं ज्यादा उसमें जा नहीं रहा हूँ। निबंध, इनके निबंध देखते हैं। क्षणदा, श्रृंखला की कड़ियां, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है भी। श्रृंखला की कड़ियां, हिमालय, संकल्पिता, ये हो गए इनके निबंध, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखना हुआ। आधुनिक मीरठ, देखिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, ये यामाहा। यामाहा बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। यामाहा का सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है। निहार, रश्मि, नीरजा करके 1930 में आया, 1932 में रश्मि आया और नीरजा 1935 में। इनको यामाहा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, इसको ध्यान में रखना है ना। 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ये पहली महिला साहित्यकार थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इन्हें चांद नामक पत्रिका का संपादन भी किया था, जैसे हमने वहां रूपाप देखा था। दीपशिखा, सप्तपर्णा, गिल्लू काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। दीपशिखा है ना, बहुत बार पूछा गया है दीपशिखा।
उसके बाद अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं बहुत ही बार पूछा गया है। ये तीन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भक्तिन भी बहुत ज्यादा, भक्तिन की पात्र का नाम पूछ लिया जाता है लक्ष्मी, ठीक। निबंधन के क्षणदा श्रृंखला की कड़ियां और हिमालय और संकल्पिता, इसको ध्यान में रखना हुआ, है ना। हमारे छायावाद भी इसके साथ कंप्लीट होता है, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और जो साथी नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, उधर उत्तराखंड की डिटेल सीरीज, उत्तराखंड की वन लाइनर सीरीज, हिंदी साहित्य के अंतर्गत हमारा ये चल ही रहा है। करंट अफेयर वगैरह सारी जो जो अपडेटेड जो चीजें होती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं सारी चीजें आप लोगों के लिए लाई रहता हूँ। आप लोग उनको देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, जल्द मिलते हैं आपसे। तब तक के बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।